क्लास 10th। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, सिविक्स का पार्ट है ये, और इसमें वी विल बी डूइंग चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये भी आपका पार्ट वाइज होगा चैप्टर पूरा कंप्लीट, सो दैट आप पार्ट में चीज़ों को अच्छे से समझ सको। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ कॉमेंट कर देना, लाइक कर देना। इससे आपके व्यूज़ से मुझे आपके कमेंट से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी एंड आई कैन कीप मेकिंग सच गुड वीडियोज़ फॉर यू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टडी टॉपिक टुडे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, एंड इन दिस टॉपिक वी विल बी स्टडीइंग जेंडर डिफरेंसेस की हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। इन सोसाइटी जो हम लोगों के प्रेवलेंट हैं, कैसे विमेन ऑप्रेस्ड फील करती हैं, हाउ दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, है ना, छोटे में, बड़े में, एज अ वुमन, एज अ चाइल्ड, हाउ दे आर बीइंग डिफरेंशिएटेड बाय सोसाइटी। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोशल डाइवर्सिटी। इन दिस होल चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सोशल डाइवर्सिटी, कि कैसे आपकी सोसाइटी में डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल, फीमेल, है ना, एंड ट्रांसजेंडर्स। साथ ही साथ रिलीजन के बेसिस पर हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एंड मेनी अदर, इस तरीके के डिविजन्स। और कास्ट बेसिस पे कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट एंड विद इन कास्ट कौन सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन वी विल गेट टू नो कि एक्चुअली में इनका रूट कॉज क्या है डिफरेंसेस का, और इन डिफरेंसेस को अगर हटाया जा सकता है तो हाउ वी कैन रिमूव दीज डिफरेंसेस। तो नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक कि जो सोशल डाइवर्सिटी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का पार्ट मानिए आप इसको। वाई ना, आप कब पूछ सकते हो कि सर ये डेमोक्रेसी का पार्ट कैसे है। बिकॉज डेमोक्रेसी में आप देखते हो एवरी वन इज़ इक्वल, ये बोला जाता है आपकी डेमोक्रेसी में, एवरीबडी इज़ इक्वल। तो व्हेन एवरीबडी इज़ इक्वल, तो अगर सोशल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते होंगे, है ना, सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते होंगे, उसके बाद भी इन अ डेमोक्रेसी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। सोशल डिफरेंसेस में अगर मेन एंड वेमेन है ना, मेन एंड वेमेन, तो ये आप डिफरेंसेस देख रहे हो यहाँ पर, सोशल डिफरेंस एक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया डेमोक्रेसी में, तो ये एवरीबडी इज़ इक्वल, चाहे वो मेन हो चाहे वो वेमेन हो। फिर आप बात करते हो दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पर आप बात करते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। तो रिलीजन में भी सही सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग बिलीफ एंड फेथ है। स्टिल यू विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो ये भी क्या हो गया, डेमोक्रेसी का पार्ट हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। देन वी डिस्कस अबाउट कास्ट। कास्ट में आप देखते हो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, एंड लोअर कास्ट में भी विद इन कई सारे डिफरेंसेस होते हैं जो उनको सेग्रीगेट करते हैं। तो डेमोक्रेसी जब आप देखते हो, कॉन्सेप्ट जो ये डेमोक्रेसी का बेसिक आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसको सिंपल सा एक लाइन में अगर लेमन लैंग्वेज में आप समझोगे, दैट मीन्स कि इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज़ इक्वल, इररिस्पेक्टिव वो किसको बिलोंग करता है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ना, ये सारी चीज़ें। तो वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करे, दैट पर्सन इज़ इक्वल। तो डेमोक्रेसी में सोशल डिफरेंसेस की वजह से डेमोक्रेसी में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इनफैक्ट सोशल डिफरेंस आपके डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे अगर हम सोशल डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करके चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ बीइंग लुक्ड अपॉन बाय द गवर्नमेंट, इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। देन इट इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी, जहाँ पे सब इक्वल हैं, सबकी केयर गवर्नमेंट इक्वली कर रही है। देन अब हम यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब जेंडर एंड पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि यहाँ पर कैसे जेंडर इश्यूज, आपके मेल्स वर्सेस फीमेल्स वाला जो इशू चलता है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि जो जेंडर डिवीजन है, ये एक हायरार्किकल डिवीजन ऑलरेडी गिवन है सोसाइटी में। हायरार्की का मतलब होता है कि टॉप, उसके नीचे बॉटम,
है ना। हायरार्की मतलब एक सोशल ऑर्डर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप रैंक टू लोअर रैंक। तो जेंडर जो डिवीजन सोसाइटी में हो गया है दैट इज बेस्ड ऑन हायरार्किकल सोशल डिवीजन, जो कि आर्बिट्रेरी है। दिस सोशल डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन इन द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये किसी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड नहीं है। ये सोशल डिवीजन इज बेस्ड ऑन स्टीरियो टाइप्स, जो कि विच मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट ट्रू। आपने जैसे स्टीरियोटाइप बना दिया कि इस रेस के लोग पर्टिकुलरली, जैसे आपने नाजी जर्मनी में देखा था कि कैसे उसने ज्यूज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया था कि ज्यूज़ हमेशा लोगों की वेल्थ के लिए अगेंस्ट रहते, तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स उसने कर दिए थे। सेम चीज़ यहाँ पर होता है, स्टीरियोटाइप्स आर नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ टाइम आप हटा सकते हो स्टीरियोटाइप्स विच आर नॉट ट्रू, स्टीरियोटाइप्स आर थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर भी सिमिलर फॉर्म होता है विमेन के लिए, कि विमेन के अगेंस्ट कई सारी चीज़ें हैं। अब हम उनको देखेंगे क्या स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, देन वी गेट टू नो कि हाँ वो चीज़ सही नहीं है और एक्चुअली में एक आर्बिट्ररी, एक इलॉजिकल बेसिस की वजह से वो है। देन अब आप देखो यहाँ पर जो जेंडर डिवीजन की बात है, यहाँ पर जेंडर डिवीजन एक्सेप्ट किया जाता है कि ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है ना। मेन वर्सेस विमेन, मेन वर्सेस विमेन का जो डिफरेंस है इसको कंसीडर किया जाता है नेचुरल, बट दिस इज नॉट नेचुरल। ये एक इलॉजिकल डिफरेंस है, इलॉजिकल एंड स्टीरियोटिपिकल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से इनको डेवलप कर दिया गया है सोसाइटी में एज अ नॉर्म। तो हम बात करेंगे, ये बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। तभी हमने कहा ना कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल अगर होता तो बायोलॉजिकली चीज़ें डिफरेंट होती। जैसे आप बायोलॉजिकली अगर देखो तो मेल एंड फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी की पेन टॉलरेंस, ये सब चीज़ें डिफरेंट होता है बायोलॉजिकल बेसिस पर। बट अगर आपने कह दिया कि विमेन आर ऑलवेज इमोशनल, विमेन आर वीक, तो ये चीज़ें आप इसलिए सिर्फ कह पा रहे हो क्योंकि एक सोसाइटी ने नॉर्म बना दिया है। आप ये देखो, अगर उनको पहले से ही वो चीज़ें छोटे से सिखाई जाएंगी कि यू आर वीक एंड यू कैनॉट डू सच थिंग्स विच बॉयज़ कैन डू, तो इस तरीके की चीज़ें उनके माइंड में एक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इम्प्रूविंग देयर लाइफ, है ना। स्टीरियोटाइप को जब आप बहुत ज़्यादा बार रिपीट करते जाओगे तो सामने वाला पर्सन विल टेंड टू आइडेंटिफाई कि हाँ यार हो सकता है ये चीज़ सही हो, एंड दैट पर्सन विल आइडेंटिफाई दोज थिंग्स विद देमसेल्व्स। तो एक आपने कोट सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दैट मीन्स इफ़ यू कंसीडर समथिंग कि ये चीज़ सही है, तो आप उसको अपनी क्वालिटी में धीरे धीरे इम्बाइब करने लगते हो और क्या कहते हैं, अननोइंगली आप उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे आप देखते हो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। अब इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में आप देखोगे कि जैसे मेन जो आपका हाउस होल्ड की बात है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप देखोगे कि मेन हाउस होल्ड जो है ना, मेन हाउस होल्ड वर्क किसको दिया जाता है? मेन हाउस होल्ड वर्क इज अलॉटेड टू विमेन, कि विमेन आर सपोज टू लुक आफ्टर देयर किड्स, विमेन आर सपोज टू लुक आफ्टर फैमिलीज। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बट ये चीज़ क्या एक्चुअली में फैक्चुअल है कि हाँ सिर्फ विमेन ही कर सकती हैं घर का काम, मेन नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा कई सारे काम मेन भी करते हैं व्हेन दे आर बीइंग पेड। इन होटल्स आप जब देखोगे, होटल्स में वहाँ पर विमेन से ज़्यादा मेन एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे टेलर्स की आप बात करो, है ना, आप होटल्स में शेफ़ की बात करो, आप वेटर्स की बात करो, ये सारा काम अगर ट्रेडिशनली आप देखते हो विमेन के लिए हाउस होल्ड में होता है कि घर पे कुछ दिक्कत हो गई तो विमेन आर सपोज टू स्यू दी क्लोथ, जो भी कपड़ा ख़राब हुआ है उसको सिलना, है ना। विमेन आर सपोज टू कुक फूड,
ये सारी चीज़ें हैं, कुक फूड है ना, सर्व फूड, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बट क्या आप देखते नहीं हो कि टेलर जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कौन होते हैं? टेलर, कुक्स, है ना, या फिर शेफ, वेटर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आर men when their job is being paid for। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चीज़ें ये हुई कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, बच्चों को बड़ा करने की बात आती है, तो एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही हुआ कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कि काम को सेग्रीगेट कर दिया गया। ये वाला वर्क जो है विमेन करेंगी और ये वाला वर्क मेन करेंगे। ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर हो जाता है। बट एक्चुअली में जब आप देखते हो कि जो ये काम विमेन कर रही हैं, कपड़ों को ठीक करना है ना, जो काम टेलर करता है, खाना बनाना जो कुक और शेफ्स करते हैं होटल्स में, सर्व करना जो वेटर्स करते हैं, आप देखो अगर एक डिफरेंस आपको क्लियरली दिखेगा, इन चीज़ों में द पीपल आर गेटिंग पेड एंड फॉर दिस विमेन आर नॉट गेटिंग पेड। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस सिर्फ इस बेसिस पर आता है कि दैट विमेन आर नॉट बीइंग पेड फॉर देयर ट्रेडिशनल वर्क विच हैज़ बीन अलॉटेड टू देम बाय सेंचुरीज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि आपने काम अलॉट कर दिया विदाउट गिविंग देम एनी एडवांटेज, और जब वही काम दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरा जेंडर कर रहा है, देन दैट पर्सन इज गेटिंग पेड फॉर। और साथ ही साथ इनके इस वर्क को इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे आर सपोज टू डू नेचुरली। तो आपको ये चीज़ सीखने को यहाँ पर मिलेगी कि बिल्कुल सही बात है, मम्मी लोग हम लोगों की टेक केयर करती हैं, लेकिन फादर्स भी करते हैं, ये आपको पता है। तो अगर वो चीज़ को यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है कि सोसाइटी ने कह दिया कि जो ये सारे काम है सिर्फ विमेन करेंगी, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, विमेन करेंगी दैट इज़ गुड, क्योंकि मेन भी कर सकते हैं, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली विमेन एंड ओनली विमेन विल डू दिस। ये चीज़ गलत है। अब आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। काम करने का इशू नहीं है यहाँ पर कि काम करना नहीं चाहिए विमेन को, काम करना चाहिए मेन को, विमेन को। खाना मेन को भी बनाना आना चाहिए, खाना विमेन को भी बनाना आना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट कुकिंग फूड, इट इज़ अबाउट कि सोसाइटी ने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करी है बाय फोर्स। एक होता है आपका, जैसे मन हुआ, आप में से कई सारे बॉयज़ होंगे जिनको अच्छा खाना बनाना आता होगा, है ना, तो आप अच्छा खाना बना सकते होगे, तो इसका मतलब ये थोड़े कि कोई आप गलत काम कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन नेचर होना चाहिए, आपको बेसिक सर्वाइवल स्किल है ना। तो इस तरीके की ट्रेडिशनल चीज़ों को इन्होंने क्या किया, सोसाइटी ने ट्रेडिशनलाइज कर दिया और इम्पोज कर दिया। इस वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ों को एक सोसाइटी का पूरा इन्होंने पार्ट बना दिया कि ये सोसाइटी में यही नॉर्म है, यही चीज़ें कंडीशन है कि बच्चे बड़े होते हैं तो दे नो कि हाँ, घर का काम बहन करेंगी, घर का काम वाइफ करेंगी, घर का काम मम्मी करेंगी, और जो बॉयज़ हैं वो बैठ के सिर्फ चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो ये एक नॉर्म बन गया है। इसमें हम एज ए सोसाइटी की ही गलती है, नॉट किसी इंडिविजुअल की। तो एज ए सोसाइटी हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो नॉर्म बना है, इस नॉर्म के बजाय सारी चीज़ें गलत होने लगती हैं जब ये नॉर्म कंटिन्यूड रहता है। फिर आप देखोगे कि इन विलेजेस विमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। अब आप यहाँ पर विलेजेस में देखोगे काम कि पानी लाने जा रही है। आपने देखा होगा राजस्थान में काफ़ी किलोमीटर्स दूर तक विमेन को पानी लाने जाना पड़ता है, साथ ही साथ फ्यूल कलेक्ट करना पड़ता है। फ्यूल का मतलब हो गया लकड़ियाँ कलेक्ट करना, क्योंकि ऑफन देयर हस्बैंड्स आर एट वर्क डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब। कोई लेबर है, कोई बाहर कुछ काम कर रहा है, कोई शॉप पे बैठा है, तो अल्टीमेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर को संभालने की चीज़ों की आती है, दैट इज़ ऑन वुमेन। तो अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर वो हस्बैंड बाहर का काम कर रहा है तो ये विमेन तो घर का काम करेंगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक पर्सन अगर बाहर का कर रहा है तो एक पर्सन घर का काम भी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इसको सोसाइटी ने इम्पोज कर दिया है फोर्सफुली, कि अगर मान लें कि विमेन को बाहर जाके काम करना हो और मेल मेंबर को
ये हो कि हम घर में चीज़ों को संभालेंगे तो सोसाइटी उसको ऑस्ट्रसाइज करेगी, सोसाइटी उसको नेगेटिवली लेगी कि हाँ दिस इज़ नॉट द वे दैट थिंग्स आर सपोज टू वर्क। इस तरीके से चीज़ों को वर्क नहीं करना है। जो विमेन को काम अलॉटेड है वो विमेन ही करेंगी और जो मेन को अलॉटेड है वो मेन ही करेंगे। इस तरीके का जो फोर्स्ड डिवीजन होता है वो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि आप एक सेक्शन को प्रेफरेंस दे रहे हो और दूसरे सेक्शन को आप इम्पोज कर रहे हो चीज़ों को लेकर। तो इसी तरीके से आपको देखना होगा कि जब विमेन इन्वॉल्व हो सकते हैं विमेन के कामों में, दैट इज़ कि घर का काम भी विमेन करते हैं, ऐसा नहीं है, तो वाई नॉट विमेन कैन गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड अदर एरियाज वेयर मेन आर इन मेजॉरिटी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिटिक्स की। साथ ही साथ आप देखोगे कि पब्लिक अफेयर्स का जैसे पहले होता था काम, पब्लिक अफेयर्स एज इन वोटिंग का, चीज़ों को मैनेज करने का या फिर लॉज एंड रूल्स बनाने का, तो एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक आप देखते हो आए हो, जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया था, ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी कंट्री या फिर उसके किसी पर्सपेक्टिव में। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जैसे कोई भी सोसाइटी में काम होता था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो सारा काम ओनली मेन वर मैनेजिंग। मेन वर मैनेजिंग का मतलब कि लॉ मेकिंग से लेकर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आप एंशिएंट ग्रीस है ना, वहाँ से स्टार्ट करोगे अगर मॉडर्न टाइम्स के यूरोप में, जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नहीं आया, विमेन वर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। और इंडिया में आप देखोगे कि स्टार्टिंग में इनिशियली चीज़ें थी, उसके बाद इन द मिडल ऑफ सेंचुरीज वो बाद में चीज़ें डाउनग्रेड हो गई फॉर विमेन एज वेल। जैसे फॉर विमेन की अगर हम बात करें तो इंडिया में इट वाज एन ओपन सोसाइटी, विमेन वर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, है ना, इक्वल सारी चीज़ें रिस्पेक्ट उनको मिलती थी। तो उससे क्या होता था कि उस टाइम पर विमेन वर ट्रीटेड इक्वली एट पार विद मेन, बट धीरे धीरे सोसाइटी का डाउनग्रेड हो गया और उनसे वो सारी चीज़ें छीन ली गई एंड दे वर साइडलाइंड एंड वर टोल्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क एंड रिमेन इनसाइड हाउसेज। इस तरीके की आप चीज़ें देखोगे। फिर आप देखोगे कि जो वोटिंग का प्रोसीजर था, धीरे धीरे यहाँ पर जब एजिटेशन हुआ, इक्वालिटी की बात हुई कि विमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तब जाकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आता है। फिर आप देखोगे ये सारे जो एजिटेशंस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, डिमांड होगा कि विमेन शुड गेट पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी। साथ ही साथ इकोनॉमिक भी आप यहाँ पर ऐड करो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी जब विमेन ने इसके लिए एजिटेट किया ताकि वो अपनी कंडीशंस इंप्रूव कर सके, ताकि अपने आप को भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना पाएँ। अब देखिए मैं यहाँ पर क्यों ये बात कर रहा हूँ, अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं कि कैसे कंट्रीज़ भी इसका बेनिफिट ले सकती हैं बाय इन्वॉल्विंग विमेन। अभी मैं इसके बाद पहले आपको एक टॉपिक समझा दूँ ये वाला फेमिनिज्म का, इसके बाद आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर आ जाएगी कि हाउ विमेन कैन ऑल्सो इम्प्रूव एनी कंट्रीज इकोनॉमी। तो आप यहाँ देखते हो ये सारी चीज़ें जब हुई तो इसी से फेमिनिस्ट मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ। जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है आपका, ये इसी से इमर्जेंस हुआ कि विमेन ने डिमांड किया कि हमको इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स मिलने चाहिए सेम एज मेन, सो दैट वी गेट टू नो वी कैन इम्प्रूव अपॉन आवरसेल्व्स, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, और हम लोग भी अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएँ। हम लोग मतलब दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन, कि विमेन ने कहा कि वी ऑल्सो कैन इम्प्रूव आर होलिस्टिक पर्सनैलिटी, इसके लिए हमको भी इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स मिलने चाहिए। फिर आप देखोगे कि इस तरीके के मूवमेंट्स यहाँ पर होते थे। फिर आपने देखा कि धीरे धीरे जब फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, इसने इमर्जेंस गेन किया, तो विमेन को इक्वल राइट्स मिलने लगे, उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी, उनको भी पढ़ाया जाने लगा, और इकोनॉमीज़ ने, कंट्रीज़ ने समझा कि हाँ विमेन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि जैसे किसी भी कंट्री में आप देखते हो कि ऑलमोस्ट 50% आर विमेन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 100, अगर किसी जगह पर 100 है, इसमें से 50 आपके मेन हैं और 50 आपकी विमेन हैं, देन यू कैन सी कि अगर ये 50 मेन सारे एम्प्लॉयड हैं, ये सारे काम कर रहे हैं और ये एक जनरेट कर रहे हैं अमाउंट ₹1000, इस तरीके की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। 100 और ये 50 मेन और 50 आपकी विमेन,
तो जब ये जो 50 महीने ये वर्क करके ₹1000 अर्न कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, और हम लोग इन 50% जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं इनकी अपॉर्चुनिटी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है पीपल एज रिसोर्स चैप्टर, उसमें क्लियरली बताया गया था कि हाउ वी कैन यूटिलाइज पीपल एज रिसोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी कंट्री, बेटरमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो आपने ये 50 लोगों को यूज़ नहीं किया। अब कंट्री क्या कर सकती है, इन 50 को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। इससे क्या होगा, ये लोग भी अपनी कंडीशंस इंप्रूव करेंगे और कंट्री में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर इन लोगों ने भी स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंप्रूव करते करते मान लेते हैं 800 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया, या और उसके बाद फिर आपने देखा कि उनका इंक्रीज़ होकर 1000 रुपीज़ के कंट्रीब्यूशन पे ये भी आ गए, तो आप देखो कि पहले जो कंट्री 1000 रुपीज़ इनकम जनरेट कर रही थी, वो एक टाइम पर वेमेन को जब उसने इन्वॉल्व करना शुरू किया तो उसकी 1800 हो गई, 1000 प्लस 800। फिर उसने वेमेन को और ज़्यादा ट्रेन किया तो 1000 प्लस 1000 हो गई। तो आप देखोगे कि 2000 उसने जनरेट करना शुरू किया, जो वो पहले मिस आउट कर रही थी 1000। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझोगे कि एवरीबडी इज, तो आपने देखा कि यहाँ पर कैसे वो कंट्री मिस आउट कर रही थी। तो जब उसने इन्वॉल्व किया तो उसने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया प्रॉपरली, पीपल को यूटिलाइज़ किया, है ना। डेमोग्राफिक एक रिसोर्स है इनका, उसको यूटिलाइज़ करके अपनी कंट्री की ग्रोथ को हेल्प किया और कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया। तो आपने देखा, इसीलिए विमेन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और सबके इम्पोर्टेंस के लिए, है ना। एक सबसे अच्छी चीज़ आपको लास्ट में एक कोट बताऊंगा, मुझे कोट था गांधी जी का था शायद, तो मैं एक कोट आपको बताऊंगा। वो कोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको एग्जाम में आंसर में लिख सकते हो जब विमेन राइट्स की बात करी जाए कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। वो कोट आप जब लिख दोगे तो थोड़ा एक आंसर आपका और ब्यूटीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तब आप देखते हो कि इन सब मूवमेंट्स की वजह से विमेन आर वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स, जो कि पहले एलिजिबल नहीं कंसीडर किया जाता था। अब विमेन डॉक्टर्स भी आप देखते हो, विमेन साइंटिस्ट भी देखते हो, है ना, विमेन इंजीनियर्स भी देखते हो। परसेंटेज कम है, स्टिल दे आर इम्प्रूविंग, क्योंकि गवर्नमेंट की जब आप बात करो प्रेजेंट टाइम में भी, तो गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं सो दैट दे कैन इन्वॉल्व एंड यूटिलाइज दिस विमेन रिसोर्स, है ना। विमेन रिसोर्स मैं इसलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेन को तो हम लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुके हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे, हम लोगों को विमेन को भी इन्वॉल्व करना है सो दैट वी कैन यूटिलाइज बोथ दिस रिसोर्स फॉर आर कंट्रीज बेनिफिट। इस तरीके की हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आप देखते हो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, यहाँ पर थोड़ी इक्वालिटी ज़्यादा है, ज़्यादा पहले से है चीज़ें, और यहाँ पर पब्लिक लाइफ में विमेन का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको पता है जो यूरोप में हैं, अभी 3 कंट्रीज़ हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। जब भी आपकी बात होगी तो आप इन्हीं 3 कंट्रीज़ का नाम लोगे, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। यहाँ पर ज़्यादा विमेन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये इकोनॉमीज़ बेटर यूटिलाइज कर पा रही है अपने रिसोर्स को, क्योंकि हर एक अवेलेबल रिसोर्स को आप पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, एक और टर्म आता है, थोड़ा एक टॉपिक से एक चीज़ आपको छोटा समझा दूँ ज्योग्राफी में, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ भी आता है। एक स्कैंडिनेवियन एक टर्म आता है और एक आता है नॉर्डिक। तो जब आप नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करोगे तो ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इसके अंडर आएंगी। साथ ही साथ इनके आएगा फिनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड एंड फैरो आइलैंड्स। ठीक है, फैरो आइलैंड्स, ये आपका फैरो आइलैंड्स, ये आपका ज्योग्राफी का, क्योंकि ये टर्म आपको सुनने को कई बार मिलेगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्डिक कंट्रीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में सिर्फ 3 कंट्रीज़ है, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, जहाँ पर विमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में ज़्यादा है, और नॉर्डिक कंट्रीज़ आपकी फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यहाँ पर भी है बट इनमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको एक ज्योग्राफी का टर्म थोड़ा क्लियर हो गया होगा। देन और आप यहाँ पर एक बात को देखिए, यहाँ पे एक ग्लॉसरी में लिखा है फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ विमेन आर फेमिनिस्ट, आप देखोगे कि मेन आर ऑल्सो फेमिनिस्ट, और फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ एक और सिर्फ है कि इक्वालिटी फॉर विमेन। लोगों ने आजकल इस टर्म को डेरोगेटरीली यूज़ करना स्टार्ट किया है कि फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि अगेंस्ट मैन, अगेंस्ट एवरीथिंग, है ना, अगेंस्ट लोकल ट्रेडिशंस। नहीं, जो एक्चुअल इसका टर्म स्टार्ट हुआ था, मीनिंग इसकी स्टार्ट थी फेमिनिज्म की, कि विमेन के लिए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड लीगल राइट्स
उनको मिले सबके साथ। तो आप ये चीज़ देखोगे, ये चीज़ से स्टार्ट हुआ था, बट आज के टाइम पे कुछ लोगों ने फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड फॉर देयर ओन नैरो विजन उसको मॉडिफाई कर दिया है डेरोगेटरी सेंस में। तो फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, हम भी फेमिनिस्ट हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी होगे। अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो तो दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ एक फीमेल ही फेमिनिस्ट हो सकता है। एनी पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमन इज टर्म्ड एज फेमिनिस्ट, जिसको लगता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अब लोग उसको गलत तरीके से टर्म प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें लोगों का एक जो नैरो विजन होता है वो आपको दिखता है। बट आपको जो समझना है, क्योंकि नेक्स्ट सिटीजन्स आप हो, अगले सिटीजन्स आप हो, आप इस कंट्री को आगे लेकर जाओगे, तो आई वांट कि आप अच्छे से चीज़ों को समझो और ये बात को रख पाओ कि जब आप बड़े हो तो आपको एक सही चीज़ें पता हो और आप बेटर कंट्री एक बनाओ। देन फिर आप देखो कि हमारी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पे मेल डोमिनेशन होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज पेट्रियार्कल सोसाइटी। इसका टर्म सिर्फ ये होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी। जैसे एक टर्म होता है मेट्रियार्कल, जैसे आपका पेट्रियार्कल होता है ना, वैसे ही एक टर्म होता है मेट्रियार्कल। यहाँ पर फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, जो आपको केरला में या फिर कुछ ट्राइब्स में देखने को मिलेंगी, संथाल ट्राइब्स में इस जगह पर। तो आपको देखने को मिलेगा कि मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ यहाँ पर होती हैं कि यहाँ पर मम्मी लोगों से लीनेज ट्रेस किया जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारी सोसाइटीज़ पेट्रियार्कल हैं, तो हम लोग पापा लोगों से, ग्रैंडफादर से अपना लीनेज ट्रेस करते हैं। वैसे ही मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में फीमेल लीनेज ट्रेस होता है, नानी, उनकी बेटी, मतलब दैट इज़ मम्मी, और फिर उनकी बेटी दैट इज़ आवर सिस्टर्स एंड डॉटर्स। इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि कैसे हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, क्या चीज़ें फैक्ट। अब हम लोग ये चीज़ें फैक्ट के बेसिस पर बात करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट आर्बिट्ररीली इलॉजिकल चीज़ों की हम बात करेंगे ही नहीं। वी विल डिस्कस द डेटा एंड फैक्ट गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट विच शोज़ कि गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को मानती है, क्योंकि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, और वो धीरे धीरे ही कम हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब जब पढ़ो, आप सब जब बढ़ो आगे, तो आप भी अपने किसी ना किसी एक छोटे एक्शंस के थ्रू इन चीज़ों को आप हटाओ। नॉट सिर्फ जेंडर आप डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको खुद ख़त्म करनी है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम सब पहले एक ह्यूमन बीइंग और इंडियन सिटीजन्स हैं, देन वी आर, क्या कहते हैं, देन वी आर एनी अदर थिंग, कि सबसे पहले हमारे लिए हमारी कंट्री होनी चाहिए, हमारी जो है ये इंडिया होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, दैट शुड बी आर मोटो। फिर उसके बाद जो हम लोगों की चीज़ें हैं वो पर्सनल एंड इंडिविजुअल हैं। इस तरीके से हम लोग जब देखेंगे देन ओनली वी कैन इम्प्रूव आर कंट्री। तो आप कमेंट में लिख देना जय हिंद, जय भारत, अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स पहले हैं और बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमारी पर्सनल हैं, हमारे साथ हैं, उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। बट जब कंट्री को हमको आगे बढ़ाना होगा तो हमको ये सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो कि कैसे डेटा शो करता है कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर जो डेटा दिया है ना, ये थोड़ा पुराना डेटा दिया है, आप इसको देख लेना। बट आप जब इसको मेंशन करना, जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंड इफ़ यू आर मेंशनिंग दिस डेटा, तो आप ज़रूर लिख देना कि एज पर सेंसस 2011। व्हेन एग्ज़ाम में आप लिखोगे तो लिख ज़रूर देना कि एज पर सेंसस 2011, क्योंकि अभी रिसेंट का कोई सेंसस हुआ नहीं है, 2026 में होना है। तब तक आपके बोर्ड्स ऑलमोस्ट हो ही चुके होंगे जब तक उसका पूरा डिटेल आएगा। तो आप इसी डेटा को यूज़ करोगे। तो आपको देखना है लिटरेसी डेटा पे। अब हम डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में देखेंगे, हेल्थ के सेक्टर में देखेंगे, और किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तभी हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हाउ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट विमेन। तो जब आप देखते हो सेंसस 2011 का डेटा, इसमें जो मेल लिटरेसी है दैट इज़ 82.14%। ठीक है, मेल लिटरेसी मतलब हर 100 लोगों में से 82.14 मेल आर लिटरेट, पढ़े लिखे हैं। जो चीज़ें बेसिक लैंग्वेज लिटरेसी की इंडिया में है कि पढ़ लिख सकता है अपनी बेसिक लैंग्वेज। मैं ग्रेजुएशन यहाँ पर 12th पास 10th पास की बात नहीं हो रही, लिटरेसी का डेफिनेशन अलग होती है। तो जो पढ़ लिख सकता है ना, वो लिटरेट माना जाता है इंडिया में। तो हर 100 में से 82
मेल इज़ लिटरेट। अगर उसी जगह पर फीमेल की बात करें तो आउट ऑफ 100 65.46। अब आप देखो, है ना, ये आपका परसेंटेज है फीमेल लिटरेसी का। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 17% का डिफरेंस है, कि 17% का डिफरेंस है ना, ऑलमोस्ट अबाउट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें आपको बताती हैं कि किस तरीके से मेल एजुकेशन इज़ प्रेफर्ड इन इंडिया, बिकॉज लोगों को लगता है कि विमेन अपने बच्चों की या फिर बेटियों की अगर हम एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो स्कूल में ऑलरेडी, इस क्लास तक 10th 12th तक पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, मैं एक लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता है इस डोमेन के बाहर, है ना। तो आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा। इफ़ यू आर नॉट सीइंग तो दैट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम उनकी बात करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, पीपल प्रेफर कि अगर हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे तो ही विल ब्रिंग मनी इन दिस हाउस, इन दिस हाउस होल्ड, हमारे घर में पैसा आएगा। बट अगर हम अपनी फीमेल अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, देन पैसा वो बाहर चला जाएगा, बिकॉज वंस दे आर मैरिड दे विल टेक दैट मनी टू देयर न्यू हाउस होल्ड ऑफ देयर हस्बैंड। तो इस थिंकिंग की वजह से बॉयज़ की एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर वेमेन काउंटर पार्ट, या उनकी बहन की एजुकेशन के कंपेयर में भाइयों के एजुकेशन पर ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो प्रपोर्शन ऑफ विमेन है हाईली पेड जॉब्स में, वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब विमेन को एजुकेशन ही प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, अगर हम देखते हैं कि 100 में से सिर्फ 20 विमेन आर एजुकेटेड की हाईली पेड जॉब के लिए, है ना, सिर्फ 20 आर एजुकेटेड, और 80 तो फिर आपके मेन होंगे ना, जब उनको प्रेफर किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी रिलेशन से आप देख सकते हो कि विमेन का परसेंटेज कम है। तो जब उनको पढ़ाया ही कम जा रहा है तो वो जॉब में कैसे अच्छे से एक्ट कर पाएंगी, चीज़ों को ढंग से पार्टिसिपेट कर पाएंगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। साथ ही साथ आप देखते हो कि इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 लेकर आई, ताकि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। अब आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें ये कहा गया कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, अगर सेम काम करें तो उनका पेमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमको किसी ने कहा है कि आपको ये डिग करना है ना, ये गड्ढा आपको डिग करना है, तो अगर जो है मेल करेगा या फीमेल, जो कोई भी करेगा, दोनों को अगर चार्ज 500 रुपये है तो दोनों को 500 रुपये मिलना चाहिए। बट ऐसी चीज़ प्रैक्टिस में नहीं हो पाती। गवर्नमेंट ने रूल बनाया, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, बट स्टिल ये सारी चीज़ प्रैक्टिस में नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो जाए, चाहे सिनेमा में हम बात कर लेते हैं, हम कपल की ही बात कर लेते हैं, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। अब आप देख लो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मूवीज़ में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी दीपिका की जो फीस है दैट इज़ बिलो रणवीर की फ़ीस, है ना, रणवीर सिंह। अगर दोनों लोगों ने मूवी में सेम रोल प्ले किया है, उसके बाद भी दे आर नॉट गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क किया गया था 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के थ्रू, बट स्टिल ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप स्कूल्स में भी देखोगे, आप कॉर्पोरेट कंपनीज में भी देखोगे कि टीचर्स में भी डिफरेंसेस है, कॉर्पोरेट जॉब्स में भी डिफरेंसेस है, मेल एंड फीमेल्स में। देन फिर आप देखते हो कई जगह पर क्या होता है कि अबॉर्शन लोग करवा लेते हैं कि इफ़, अब तो कम हो गया है फीमेल इन्फेंटिसाइड जिसको बोलते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड इसको कहते थे ना, तो आप देखते हो कि ये काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या था कि जो लोग जेंडर और सेक्स पता कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, तो आपको ये पता चल जाता था कि फीमेल होने वाली है या फिर मेल, और उस बेसिस पर ये लोग करते थे, मेल्स को बचा लेते थे, और जो अगर फीमेल बच्चे होते थे तो उनको उसी में अबॉर्ट कर देते थे, अबॉर्शन। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड की चीज़ें होती थी, जिससे सेक्स रेशियो इन चाइल्ड, है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें कि कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स वाला 0 to 6 ईयर्स का ये होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो,
इसमें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, है ना, ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर आंसर में आप लिखते हो तो इससे चीज़ इम्प्रूव होती है ना, इससे चीज़ इम्प्रूव होती है। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 919 है पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल जो बच्चे हुए 0 to 6 ईयर्स के बीच के, उनमें सिर्फ 919 फीमेल्स हुई। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा है, कि इक्वालिटी यहाँ पर नहीं है, कितना कम, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये नंबर आपको देखने में ओवरऑल लग रहा होगा कि 1000 में से 919 है, बट जब इसको आप लार्जर लेवल पर देखते हो तो ये नंबर और ज़्यादा डिफरेंस दिखाता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि अगर अडल्ट सेक्स रेशियो जो होता है ना, जो नॉर्मल सेक्स रेशियो होता है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 15 से 59 ईयर्स के एज ग्रुप का, इसमें आपका है 943 आउट ऑफ 1000, मतलब 943 फीमेल्स आर देयर फॉर एवरी 1000 मेल्स। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखते हो कि घरों में भी होता है डिफरेंसेस, है ना, डॉटर्स के ऊपर भी, कि तुमको काम करना है, तुमको अपने ससुराल जाना है तो यू नीड टू वर्क, और अब तुमको पढ़ाई बस तुम्हारी इतनी ही पूरी हो गई है, दैट इज़ इनफ, तुमको वहाँ जाके पढ़ाई नहीं करनी है, तुमको अपना काम करना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और ये डेरोगेटरी हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं टुवर्ड्स विमेन। फिर अब आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो लोगों को लगता है कि क्यों ना विमेन को अगर पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व किया जाए, देन दे कैन इम्प्रूव। कि हाँ, जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है एंड दे कैनॉट कॉम्प्रीहेंड कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है, तो इसके लिए इन लोगों ने डिवाइस किया कि हाँ, विमेन को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। तो लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेट होना चाहिए, वहाँ पर लॉ मेकिंग में विमेन भी जब होंगी तो वो अपने पर्सपेक्टिव से रख पाएंगी पॉइंट्स कि हाँ, विमेन के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उनको चाहिए, कि क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में विमेन के लिए आ रही हैं। क्योंकि देखिए, ये सब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम एक्चुअली में फेस कर रहा होता है वही बता पाएगा कि हमको प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं और क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में है। अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है फॉर रिगार्डिंग फीस, है ना, रिगार्डिंग कहीं किसी ट्रिप पर स्कूल वाले ले जा रहे हैं एंड योर पेरेंट्स कांट अफोर्ड, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो क्योंकि आपको अपने घर का पता है। उसी तरीके से आप अपने फ्रेंड से बात करोगे कि यार मैं नहीं जा पाऊंगी या मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज यार मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चीज़ें पता है, सामने वाले को नहीं पता है ना, तो वो बेटर सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो कि हाँ यार, मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ा लूँ, उससे फीस आ जाए तो मैं उससे चीज़ें करके दे दूँ। इस तरीके की बातें जो होती हैं, तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि पॉलिटिकली अगर विमेन को इन्वॉल्व किया जाएगा तो देन दे कैन इम्प्रूव कंडीशन ऑफ अदर विमेन, और लॉ मेकिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। इसी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को पार्टिसिपेट किया। स्टिल उसके बाद भी आप देखते हो कि 2019 का जो डेटा दिया है यहाँ पर 2019 का, इसमें 14.36% है ना, 14.36% जो थी विमेन थी। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2019 के डेटा में ये मतलब है कि आप देखो 2019 में 543 में से 78 सिर्फ विमेन थी। अब आप ये सोचिए कि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्ट हुए और उनको वोट करके पावर में लाए, तो उसमें से सिर्फ 78 वर विमेन ओनली। और यही चीज़ आप अगर 2024 के इलेक्शंस में देखोगे, मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि नेशनल लेवल पर ये है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आउट ऑफ 543 ओनली 74, अब यहाँ पर और भी कम हो गया, सोचिए 4 लोग और कम हो गए। तो 543 में से 74 बहुत ही कम नंबर है अपनी बातों को रखने के लिए और एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि यहाँ पर उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से आप जब देखते हो तो इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और एज़ कम्पेयर टू दूसरे नेशंस, अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की या फिर अफ्रीका की, तो वो नेशंस भले ही हमसे डेवलपमेंट में कम है, बट स्टिल वहाँ पर विमेन का ऑपोजिट जेंडर का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन दी पार्लियामेंट ऑफ विमेन। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो। तो इसके लिए बोला गया कि हमको एक चीज़ें हम कर सकते हैं, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि हमें एक लॉ लाना पड़ेगा
कि विमेन के लिए कंपल्सरीली टिकट जो भी पार्टीज़ होंगी वो इशू करें। मतलब जब भी पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगी, कोई भी पार्टी है ये कैंडिडेट्स अपने खड़ा करेगी, C1 C2 C3 C4, 4 कैंडिडेट्स अगर खड़ा कर रही हैं तो हमको एक लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा, 4 या 5, कि एटलीस्ट इसमें से 2 जो हों वो विमेन हों, एटलीस्ट इस तरीके का कुछ लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 पास किया, जिसमें ये बोला गया कि 33% सीट्स जो होंगी रिजर्व्ड फॉर विमेन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 543 सीट्स हैं, है ना, 543 सीट्स में 33% रिजर्व कर दोगे तो आउट ऑफ 543 एटलीस्ट 179 180 के अप्रॉक्स सीट्स आपकी आउट ऑफ 543 आप विमेन को फिक्स कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ एक ज़्यादा अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लॉ मेकिंग हो पाएगी व्हेन विमेन आर आल्सो इन्वॉल्व। तो इस 2023 एक्ट के थ्रू, इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ये 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। मतलब 106 टाइम्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू पास किया गया कि लोकसभा में, और यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है आपको देखना है कि लोकसभा में, विधानसभा में, दैट इज़ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, और दिल्ली की असेंबली में ये चीज़ अप्लाई होगी। तो कहाँ अप्लाई नहीं होगी, राज्यसभा में अप्लाई नहीं होगी, विधान परिषद में, दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर काउंसिल में अप्लाई नहीं होगी। बट आपकी जो मेन बॉडी है लोकसभा, जहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लोगों के बीच में से, उसमें से 33% ऑफ शुड बी विमेन। तो लोकसभा की जो 543 सीट्स हैं इसमें से 179 180 लोग विमेन होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 403 सीट्स हैं, तो इसका आप 33% अगर निकाल लोगे तो उतने नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो विमेन होने चाहिए, एमएलए, विमेन एमएलए होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पास कर दिया गया है 2026 के बाद से, जब सेंसस आपका हो जाएगा उसके बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा फिर जब होगा तब लागू हो जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम है बट स्टिल ये पास कर दिया गया है। जब भी नया इलेक्शन होगा तो हो सकता है उसमें इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप देखते हो कि जेंडर डिवीज़न भी जो है एक एग्जाम्पल है सोशल डिवीज़न जिसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने देखा कि जो जेंडर डिवीज़न है वो एक फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न भी है, क्योंकि सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट हुआ है वर्सेस मेल एंड फीमेल का, वर्सेस के सेंस में। तो आप देखते हो कि इसको भी फिर पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि सोसाइटी में डेमोक्रेसी तभी होगी अच्छे से, तभी इक्वलिटी मानी जाएगी व्हेन एवरी सेक्शन इज़ इक्वली रिप्रेजेंटेड एंड दे हैव अ वॉइस टू कन्वे देयर पॉइंट्स। मतलब अपनी बातों को रखने के लिए जब हर सेक्शन के पास एक पोडियम होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, तो वो अपनी बात जब रख पाएगा तभी एक ट्रू डेमोक्रेसी होगी। तो ये आपका टॉपिक था, ये आपका पार्ट 1 था, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको डेप्थ में समझा दिया, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसीलिए मैंने आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दे दिए, क्या लोगों के पीछे का बैकग्राउंड है सोच का कि क्यों ऐसा होना चाहिए सॉरी। तो ये सारी चीज़ों को हमने जब समझ लिया तो हम एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर पेंट कर पाएंगे और आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे विदाउट क्या कहते हैं मेमोराइजिंग एनीथिंग। आपने समझ लोगे तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट।